कोहरागढ़ गांव, नाम जैसा ही हाल। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी गांव तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। चारों तरफ बस सफेद कोहरा और उस कोहरे के भीतर ठिठुरती जिंदगियां। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती थी। कच्चे घरों की दीवारों से सर्दी रिस रिस कर अंदर घुस रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी और फूस से बना एक टूटा सा घर था। यही अर्जुन का संसार था। घर के भीतर एक छोटा सा अलाव जल रहा था, जिसकी आग उतनी ही कमजोर थी जितनी इस घर की हालत। रामदीन, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। हमारी उम्र की ठंड है धन्नो, अब ये हर साल ज्यादा लगती है। रामदीन की खांसी पूरे कमरे में गूंज गई। धन्नो देवी ने कांपते हाथों से उसकी पीठ सहलाई। उन दोनों की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहां से अर्जुन बाहर निकलने वाला था। हमारे पास ना घर है ना जमीन, बस यही एक बेटा है, और वही दिन रात इस ठंड में मजदूरी करके हमारा पेट पाल रहा है। हम उसके ऊपर बोझ बन के रह गए हैं धन्नो। अर्जुन ने ये सब सुन लिया था। वो चुपचाप बाहर खड़ा था, फटा हुआ शॉल कंधे पर डाले। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हार नहीं। माँ, बाबूजी, आप दोनों फिर वही बातें कर रहे हो। ये बातें दुख के सिवा कुछ नहीं देंगी। बेटा, आज मत जा काम करने। ठंड बहुत, कहीं तू बीमार ना पड़ जाए। और जिस हिसाब से बाहर ठंड पड़ रही है, जान ही ले लेगी। अर्जुन अलाव के पास बैठ गया, अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाए, जैसे सर्दी से नहीं, हालात से लड़ रहा हो। माँ, गरीबी की ये सर्द रातें मैंने बचपन से देखी हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी मानूंगा। पर कब तक बेटा तू ऐसे ही दर्द में जिएगा? जब तक किस्मत की बर्फ पिघल न जाए। अर्जुन की आवाज में सच्चाई थी, वही सच्चाई जो बरसों पहले उसके पिता ने उसके दिल में बो दी थी। बाबूजी कहते थे, जिंदगी मौसम जैसी होती है, कभी धूप तो कभी बारिश, और कभी ये हाथ कप कपाने वाली ठंड। और हर मौसम बीत जाता है। हाँ माँ, बस धैर्य की आग बुझनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कुदाल उठाई, फटे जूते पहने और कोहरे में कदम रख दिया। हर कदम के साथ उसकी परछाई हल्की होती गई, लेकिन हौसला और गहरा होता गया। आज ठंड ज्यादा है, पर मेहनत उससे ज्यादा होगी। सेठ हरदेव प्रसाद का खेत, जहां अर्जुन रोज मजदूरी करता था। खेत के किनारे एक सूखे पेड़ के नीचे एक सिगड़ी जल रही थी। वही बैठे थे सेठ हरदेव, चेहरा बुझा हुआ, नजरें जमीन पर टिकी हुईं, और यहीं से एक जमीनी विवाद की आग धीरे धीरे सुलगने वाली थी। सिगड़ी की आग धीमे धीमे बुझ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, और उसी के साथ सेठ हरदेव प्रसाद की बेचैनी भी। उनकी आंखें खेत की मेड़ पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था, अपनी पुश्तैनी जमीन के ख्यालों में। ठंड से कांपते हुए सेठ हरदेव की आवाज में चिड़चिड़ापन था। मन जब टूटता है तो जुबान कड़वी हो ही जाती है। नमस्ते सेठ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे अर्जुन, तू अपना काम कर, मेरी परेशानी तेरे बस की नहीं। सेठ हरदेव की बेचैनी उसकी जुबान पे साफ दिखाई दे रही थी। तू खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, मेरी मदद क्या करेगा? सेठ जी, कभी कभी बातों से भी बोझ हल्का हो जाता है। अर्जुन ने बुरा नहीं माना। वो जानता था, दर्द में डूबा इंसान अक्सर दूसरों को भी चुभा देता है। मालिक, अगर मन भारी है तो बता दीजिए, शायद कोई राह निकल आए। सेठ हरदेव ने लंबी सांस ली, जैसे बरसों से सीने में दबी आग एक झटके में बाहर आ गई हो। अर्जुन, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं।
किस तरह की मुसीबत सेठ जी? सेठ हरदेव की आंखें नम हो गईं और आवाज भारी हो गई। इस गांव में मेरे बाप दादाओं जमाने की जमीन थी, पीढ़ियों से, लेकिन अब उस पर भैरव सिंह और उसका बेटा कालू जबरदस्ती कब्जा कर बैठे हैं। ठंडी हवा ने जैसे सेठ हरदेव के शब्दों को भी जमा दिया। मैंने पुलिस जाने का सोचा, लेकिन पूरे गांव के ताकतवर लोग उन्हीं के साथ हैं। और अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो इंसान की पहचान होती है, उसका सम्मान होती है। मेरी पुश्तैनी जमीन, मेरी इज्जत सब हाथ से फिसलता जा रहा है। सेठ जी, अगर लड़ाई ताकत की हो तो कमजोर हार जाता है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, सिगड़ी की आग को देखता रहा, फिर बोला, लेकिन अगर लड़ाई दिमाग से लड़ी जाए तो बड़े बड़े ताकतवर भी घुटनों पर आ जाते हैं। सेठ हरदेव ने पहली बार अर्जुन को ध्यान से देखा। एक गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक सोचने वाला इंसान। कोरागढ़ के पश्चिमी छोर पर एक खुला सा खेत था, वही खेत जिस पर अब भैरव सिंह और उसका बेटा कालू राज कर रहे थे। जहां पहले हरदेव के पुरखे हल चलाती थी, अब वहां डर और दहशत बोई जा रही थी। भैरव सिंह, गांव में उसका नाम डंडे की आवाज से पहले चलता था। चौड़ी मूछें, कठोर आंखें और बात बात पर गाली। उसके पास न कागज थे न कानून, बस ताकत थी। इस जमीन पर अब मेरा नाम चलता है। जो सामने आया उसे मिट्टी में मिला दूंगा। कालू अपने बाप से भी एक कदम आगे था। उसकी हंसी में भी जहर था। जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत हल्के काम करता है। जी जी मालिक। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था, क्योंकि जो बोला वो अगली सुबह खेत में नहीं, अस्पताल में मिला। अर्जुन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी मुट्ठी अपने आप भीज गई। ताकत का जवाब ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से दिया जाता है। शाम ढल चुकी थी। अर्जुन सेठ हरदेव के पास पहुंचा। सेठ जी, अगर आप भरोसा करें तो मैं आपकी जमीन बिना लड़ाई वापस ला सकता हूं। कैसे अर्जुन? उसका जवाब अभी नहीं है मेरे पास। अर्जुन जानता था सीधे टकराने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे दुश्मन के घर में घुसना था। मुझे भैरव सिंह के खेत में काम करना हो। वो लोग तुझे मार देंगे। अगर उन्हें मुझ पर भरोसा हो गया तो वो खुद मुझे अपना बना लेंगे। सेठ हरदेव की आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी। अगर तू सफल हुआ अर्जुन, तो मैं वादा करता हूं, इस जमीन का बड़ा हिस्सा तेरा होगा। मालिक, मुझे जमीन नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकता। आपको इंसाफ मिले और आपकी पुश्तैनी जमीन आपको वापस मिले, बस यही चाहता हूं। अगली सुबह कोहरा और भी घना था। अर्जुन ने वही फटा शॉल ओढ़ा और कदम बढ़ा दिए भैरव सिंह के खेत की तरफ। आज से मैं खुद को भूलूंगा और एक नया चेहरा पहनूंगा। भैरव सिंह और कालू अलाव के पास बैठे थे। अर्जुन धीरे धीरे उनके सामने पहुंचा। नमस्कार सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूं, काम की तलाश में यहां आया हूं। हमें किसी की जरूरत नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चुप चाल चमक रही थी। अलाव की आग तेज थी, लेकिन भैरव सिंह की नजर उससे भी ज्यादा सख्त। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इंसान नहीं, कोई औजार परख रहा हो। यहाँ कोई काम नहीं है, चल निकल यहाँ से। जिसे देखो मुंह उठा के काम मांगने आ जाता है। ठीक है सेठ जी,
मैं कहीं और काम देख लूंगा। अर्जुन मुड़ा, धीरे धीरे चलने लगा। वैसे भी सेठ हरदेव के यहाँ काम की कमी नहीं है। यहाँ नहीं तो वहां काम मिल जाएगा। बस यही वो पल था जिसका अर्जुन इंतजार कर रहा था। रुक, हरदेव के बारे में क्या कहा तूने? कुछ नहीं सेठ जी, बस इतना कि वो खुद को गांव का सबसे बड़ा जमींदार समझता है। अर्जुन जानता था घमंड की दीवार तारीफ से ही गिरती है, इसलिए अर्जुन भैरव की तारीफ करना शुरू कर दी। मैंने तो सुना है असल ताकतवर जमींदार आप हैं सेठ जी। हरदेव तो आपके सामने कुछ भी नहीं। सुना पिताजी, गांव सच जानता है। भैरव सिंह ने ठंडी हवा में मूंछों पर ताव दिया। ठीक है, कल से आ जाना खेत पर, लेकिन एक बात याद रखना, यहां गलती की कोई जगह नहीं, और जगह है तो सिर्फ मौत समझा तू। गलती का मौका ही नहीं दूंगा सेठ जी। अगले कई दिन अर्जुन के लिए आग में तपने जैसे थे। सुबह से शाम ठंड, कोहरा और टूटती सांसें। पिताजी, ये तो अकेला ही 3 लोगों का काम कर रहा है। हाँ, लगता है तू सच्चा मेहनती इंसान है। मेहनत झूठ नहीं बोलती। धीरे धीरे भैरव सिंह और कालू अर्जुन पर भरोसा करने लगे। अर्जुन, आज खेत की देखरेख तू ही करना। जैसा आप कहें सेठ जी। एक शाम कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। भैरव और कालू खेत छोड़कर चले गए। अर्जुन वहां अकेला रह गया। यही रात है, या तो सब बदलेगा या कुछ भी नहीं। अर्जुन ने पहले से तय जगह पर जमीन खोदनी शुरू की। ठंड में पसीना जम रहा था। डर सबसे बड़ा हथियार है, आज वही चलेगा। कुछ देर बाद सेठ हरदेव चुपचाप पहुंचे। उनके हाथ में जानवरों की पुरानी हड्डियां थीं। सब तैयार है? हाँ सेठ जी, अब बस सुबह का इंतजार है। हड्डियां जमीन में दबा दी गईं, मिट्टी बराबर कर दी गई। कोहरे में सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। हे भगवान, सच की जीत कराना। रात और गहरी हो गई। कोहरागर सो गया, बिना जाने कि सुबह सब कुछ बदलने वाला है। सुबह का कोहरा पहले से ज्यादा भारी था। खेत में मजदूर जमा होने लगे। अर्जुन चुपचाप एक तरफ खड़ा था, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। एक मजदूर जमीन समतल कर रहा था। अचानक ठक, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। अरे सेठ जी, यहाँ कुछ अजीब है। मिट्टी हटाई गई। सफेद सी हड्डी झलकने लगी। खेत में सन्नाटा छा गया। पिताजी, ये क्या है? भैरव सिंह का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, काम जारी रखो। खुदाई बढ़ी। हड्डियां, खोपड़ी सब बाहर आने लगे। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे राम, यहाँ तो लाश तभी है। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कोहरे के बीच सायरन की आवाज गूंजी। पिताजी, अगर पुलिस आई तो? चुप रह, मैं सब संभाल लूंगा। पुलिस जीप रुकी। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह खेत में उतरे। उनकी नजर सीधे गड्ढे पर पड़ी। ये हड्डियां किसकी हैं? इंस्पेक्टर ने भैरव सिंह को देखा। ये जमीन किसके नाम है? ये जमीन मेरे नाम है सर। जो क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारे नाम है तो कागज दिखाओ जमीन के। भैरव सिंह चुप हो गया।
जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। अर्जुन अब भी पीछे खड़ा था। चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ इंतजार था। अब खेल कानून खेलेगा। पुलिस ने भैरव सिंह और कालू को अलग किया। जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम दोनों हिरासत में रहोगे। हथकड़ी की आवाज कोहरे में गूंज गई। भैरव सिंह का घमंड जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे हो गया? भीड़ में सेठ हरदेव खड़े थे। आंखों में सुकून और आंसू दोनों थे। धन्यवाद बेटा। मेरी जमीनी मामला पुलिस के सामने लाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। अर्जुन ने मुस्कुराकर सेठ हरदेव का शुक्रिया ले लिया।